हाय गाइस। तो आज हम जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो आपने शायद इस इमेज से गेस कर लिया होगा। ये HIV वायरस के बारे में हम डील करने जा रहे हैं जो कि एड्स कॉज करता है, एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर आपने नोटिस किया हो तो आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है त्रिपुरा का केस, जिसमें कि 800+ केस जो हैं वो पॉजिटिव हैं HIV के लिए और 47 अब तक उनकी डेथ हो चुकी है। वो माना जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि IV ड्रग्स अब्यूज़ करते थे। अब हम इसके बारे में थोड़ा डील करना चाह रहे हैं। हम जो पार्ट डील करेंगे वो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी नॉर्सेट या फिर जितने भी नर्सिंग वैकेंसी वाले फॉर्म हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसकी क्लिनिकल स्टेजिंग देखेंगे थोड़ी सी WHO के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है एड्स जो होता है वो HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के थ्रू होता है, और जो HIV है वो एक रेट्रो वायरस है, यानी जिसका और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो है RNA, यानी RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि ये RNA से DNA बनाता है। अब HIV के कुछ मतलब जब किसी को HIV होगा तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, मतलब क्या बॉडी में क्या क्या डिटोरिएट हो जाते हैं। जो कि मेन बेसिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी CD4 सेल्स या CD4 सेल्स प्लस T हेल्पर सेल्स कह सकते हैं। और ये हमारी बॉडी की कुछ सेल्स यानी कि जैसे कि मैक्रोफेजिस हो गए, डेंड्राइट सेल्स ऑफ स्किन हो गई, मोनोसाइट्स हो गए, या फिर CNS की माइक्रोग्लियल सेल्स जो होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय रिड्यूस करता है। अब एक नॉर्मल इंसान की जो भी नॉर्मल इंसान है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो CD4 सेल्स होती हैं उसका लाइफ स्पेन 100 डेज़ होता है। ठीक है, अगर हम हेल्दी हैं और हमें कोई भी डिसीज़ नहीं है तो हमारा CD4 काउंट कितना होगा, लगभग उसका सर्वाइवल डेज़ कितना होगा, मतलब तो लगभग 100 डेज़। और जो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है वो 500 to 1200 सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को HIV है या फिर किसी को HIV है तो उसमें ही CD4 सेल्स 100 डेज़ के बजाय 2 ही दिन में डाई होने लग जाते हैं। अब आप सोचो, जब इनका नंबर इतना ज़्यादा 2-2 दिन में मरेंगे तो इनका नंबर कितना ज़्यादा कम होने लग जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे CD4 सेल्स का काउंट कम होता है ना, तो हम कहते हैं ये डिसीज़ आगे को प्रोग्रेस कर रही है। तो जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करेगी CD4 सेल्स का काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, राइट। अगर हमारी CD4 सेल्स और T सेल्स जो भी हैं वो 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा होंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसा माना जाता है, हेल्दी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम तब आने लग जाती है जब हमारी CD4 सेल्स जो हैं और T सेल्स दोनों को मिला के जो काउंट रेंज होती है वो हमारी 200 से लेके 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर होने लग जाए। यानी 500 से ऊपर है तब तो ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं 200 से 500 के बीच में वेरी कर रही है तो फिर ये प्रॉब्लम अराइज करने वाली स्टेट हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम सीवियरली कॉम्प्रोमाइज़ कब हो जाएगा, जब हमारी CD4 सेल्स जो होंगी वो 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाएंगी। आप समझ रहे हो ना कि अगर 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो गई तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हम सारे इन्फेक्शन के मोर ससेप्टेबल हो जाएंगे, और कुछ कैंसर्स के लिए भी। HIV से रिलेटेड कैंसर हम पढ़ते हैं ना, कापोसी सार्कोमा, वही। अब नॉर्मल CD4 और CD8 रेशियो जो होता है वो हमारा 2:1 होता है, लेकिन जैसे जैसे ये डिसीज़ प्रोग्रेस होती है तो ये रेशियो होता है ना वो भी डिक्रीज़ होने लग जाता है। HIV जो इन्फेक्शन है वो होने की वजह से इंसान जो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन उसको आगे अफेक्ट करने लग जाएंगे। अब जितने भी हमारी T हेल्पर सेल्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। T हेल्पर सेल्स क्या करती है, हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, या सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो जैसे HIV वायरस इन्फेक्ट करता है तो हमारी जो T हेल्पर सेल्स हैं वो क्या होने लग जाती हैं, डिस्ट्रॉय। उसके बाद अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो हम सबको पता है मोस्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन इसका बेसिक रीज़न होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक्सपोजर टू ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट विद ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर प्रीनेटल ट्रांसमिशन हो जाता है जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, मदर से बेबी के थ्रू या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। मदर से बेबी के थ्रू मेरा मतलब है ड्यूरिंग डिलीवरी, और ब्रेस्ट फीड से भी हो सकता है। एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, जिस इन्फेक्टेड पर्सन के अगर बॉडी फ्लूइड, सीमेन, वेजाइनल सिक्रीशन, सलाइवा, इन सब के थ्रू, या CSF, इन सब के थ्रू, टीयर्स, इन सब के थ्रू भी हो सकता है। और सबसे मेन कॉज जो कि अभी हम देख भी रहे हैं त्रिपुरा वाले केस में आ रहा है बाहर सामने, कि शेयरिंग ऑफ निडल्स, IV ड्रग अब्यूज़। तो अब
ये तो हमने देख लिया बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी हमें देखनी थी। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो एलिजा कराते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो टेस्ट है ये मतलब ये जो टेस्ट है वो HIV जो क्रोनिक HIV इन्फेक्शन है उसके लिए सेंसिटिव माना जाता है। लेकिन अगर रीसेंट HIV इन्फेक्शन है तो हो सकता है ये ना डिटेक्ट कर पाए, मतलब लाइक एक लंबे समय या फिर एक लॉन्ग टर्म स्टेज 3-4 के बाद ही डिटेक्ट कर पाए। लेकिन अगर स्टेज 1 या 2 में ही होगा तो नहीं डिटेक्ट कर पाए, ऐसा बोला जा रहा है। तो हम हमेशा अगर एलिजा हम किसी पेशेंट का पॉजिटिव आ गया है तो हम उस पेशेंट को वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के लिए बोलते हैं, जो कि हमारे डायग्नोस को कंफर्म करेगा। अब वेस्टर्न ब्लॉट क्या है, ये सेंसिटिव ब्लड टेस्ट है और कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है HIV के लिए। अब वायरल लोड टेस्ट जो हम करते हैं ये हम मेज़र करते हैं। अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट लाइन पढ़ ली कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है HIV के लिए। अब जो वायरल लोड टेस्ट जो है वो क्या है, ये एक टेस्ट है जिससे कि हम मेज़र करते हैं अमाउंट ऑफ HIV इन द ब्लड, और इट इज़ यूज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट और डिटेक्ट अर्ली HIV इन्फेक्शन। वायरल लोड से हम अर्ली HIV इन्फेक्शन, आप अगर आपने हॉस्पिटल में ड्यूटी करी है तो आपको पता होगा जब हमें किसी का नीडल प्रिक हो जाता है HIV पेशेंट का तो हमारे डॉक्टर्स हमें क्या बोलते हैं कि आप वायरल लोड टेस्ट कराओ, या हेपेटाइटिस B का भी जाते हैं तो हम अपना वायरल लोड टेस्ट कराते हैं, राइट, वही चीज़ है। तो अब एक लास्ट डायग्नोस्टिक मेजर की अगर हम बात करें, जो मेन हम बोलते जा रहे हैं कि कम होगा इतनी सेल्स कम होंगी, तो CD4 सेल्स काउंट चेक कर सकते हैं जिससे कि हमें डिसीज़ का प्रोग्रेशन पता चल जाएगा। मैनेजमेंट हमारा बेसिकली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ART ट्रीटमेंट लेना पड़ता है हमें, जिसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आती हैं, कुछ NRTIs, NNRTIs, PI। तो हम ये सब चीज़ें जितनी भी ड्रग्स की बात है वो किसी और वीडियो में करेंगे। अब हम देखते हैं WHO की क्लिनिकल स्टेजिंग जो है वो डिसीज़ की क्या दी है। तो WHO के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेजेस हैं वैसे तो 5 हैं, लेकिन यहाँ पर भी 4 शो हुई है, मैं आपको 5th वाली बताऊँगी। तो प्राइमरी इन्फेक्शन या फिर HIV फर्स्ट इन्फेक्शन किसको कहते हैं, यानी एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम है पेशेंट को, और एसिम्प्टोमेटिक है पेशेंट, बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं शो कर रहा, कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन जो क्लिनिकल स्टेज 1 हो जाएगी, यानी जो प्राइमरी इन्फेक्शन था वो उसमें तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक था, क्लिनिकल स्टेज 1 में भी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन क्या होगा, थोड़ी बहुत लिम्फेडेनोपैथी स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को, राइट, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, ये तो इंटरनल फीचर है तो अंदर होगा, उसको पता नहीं चलेगा। अब स्टेज 2 में क्या होगा, पेशेंट को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होने लग जाएगी, लाइक वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक वीक हो जाएगा, अनएक्सप्लेन टाइप का वेट लॉस हो जाएगा, मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट उसका हो सकता है लॉस हो जाए, ओरल अल्सरेशन, मुंह में छाले पड़ने लग जाएंगी, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, हर्पीस दूसरे इन्फेक्शन हो सकता है, एंगुलर चिलाइटिस यानी लिप्स के आसपास मतलब कभी कभी देखा ना छिलने लग जाता है वही, और पेपुलर प्यूराइटिक इरप्शंस हो सकते हैं, सेब्रॉइक डर्मेटाइटिस या फिर फिंगर नेल इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है। तो ये यही बोला है इजी भाषा में, इन्होंने क्या लिखा है, माइनर म्यूकोक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन। तो ये जितने भी मैंने बोला आपको लाइक सेबोरोइक डर्मेटाइटिस, फिंगर नेल इन्फेक्शन या फिर एंगुलर चिलाइटिस और पेपुलर प्यूरेटिक इरप्शंस, ये सब इसके अंदर ही आ जाएगा। हर्पीस दूसरा इन्फेक्शन एक मेन पॉइंट है जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्टेज 2 में, अगर कोई पेशेंट को होता है तो हम उसको मतलब ससेप्टेबल मान सकते हैं कि हो सकता है इसको HIV भी हो, मतलब वो किसी भी तरीके से आया और हमें उसे हर्पीस दूसरे के लिए पॉजिटिव मानते हैं, अनएक्सप्लेन वेट लॉस देखते हैं, तो हम उसको करवा सकते हैं कि आप अपना ये टेस्ट कराइए, वेस्टर्न ब्लॉट कराइए, ताकि हमें पता चल सके। उसके बाद स्टेज 3 की बात करें तो सीवियर वेट लॉस हो जाएगा, मोर देन 10% प्रीज्यूम्ड और मेजर्ड बॉडी वेट लॉस हो जाएगा, अनएक्सप्लेन टाइप का डायरिया होगा, मोर देन 1 मंथ, परसिस्टेंट फीवर रह सकता है 1 महीने से ज़्यादा, मतलब कभी आ रहा है जा रहा है, ओरल कैंडियासिस हो सकता है, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। उसके बाद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जो कि मतलब लाइक रिसेंटली या फिर 1-2 साल में हुआ हो पेशेंट को, हम डिटेक्ट कर पाएँ जिसको मतलब लाइक उसको हुआ हो रिसेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन विदिन 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स तक में हुआ हो पहले। उसके बाद सीवियर प्रिज्यूम्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब आपको पता ही है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है पेशेंट तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। अल्सरेटिव स्टोमाटाइटिस, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस ये हो सकता है, लाइक हमारे गम्स का इन्फ्लेमेशन वगैरह। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया हो सकता है पेशेंट को, मोर देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर का, न्यूट्रोपिनिया हो सकता है जिसमें कि लेस देन 500 मिलीमीटर क्यूब, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है यानी लेस देन 50,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये हमारी ब्लड सेल्स की बात की गई है।
तो हमने देखा कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हमें बता रहा है, लास्ट के 3 पॉइंट हमें बता रहा है कि पेशेंट का जो ब्लड है वो कम होता जा रहा है, यानी ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स, उसके प्लेटलेट्स कम हो गए, WBCs कम हो गए हैं और मतलब HB भी कम हो गया है। ओके, तो अब ये हमारा स्टेज 3 हो गया। अब स्टेज 4 में क्या होगा, HIV फास्टिंग सिंड्रोम, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लग जाएगा। अब हम इसकी ससेप्टेबल कैटेगरी में आ चुका है कि पेशेंट को HIV है ही, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट लॉस होने के बाद हम पेशेंट को सस्पेक्ट करने लग जाएंगे और इतने सारे सिम्टम्स के साथ। न्यूमोसिस्टाइटिस न्यूमोनिया हो सकता है पेशेंट को, कैपोसी सार्कोमा एक तरीके का कैंसर है। उसके बाद रिकरेंट सीवियर और रेडियोलॉजिकल बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो सकता है, उसको बार बार न्यूमोनिया हो रहा है। उसके बाद हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो सकता है, ओरोलेबियल जेनाइटल और एनोरेक्टल और ऑफ मोर देन 1 मंथ ड्यूरेशन, तो मतलब HSV रिएक्शन हो सकता है 1 मंथ से ज़्यादा का। ईसोफेजियल कैंडिडियासिस हो सकता है, HIV एन्सेफेलोपैथी, ETB हो सकता है। उसके बाद CNS में टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्रिप्टोकोकस इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, यानी जितने भी CNS से रिलेटेड सिम्टम है वो भी हमें स्टेज 4 में हमें दिखने लग जाएंगे। फिर स्टेज 5 की अगर हम बात करें, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, उसमें क्या होगा, उसमें ये हो सकता है कि जितने भी हमारे अभी तक हमने इन्फेक्शन पढ़े वो एक मैसिव लेवल पे बढ़ जाते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकिया, लंग्स के भी इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, और मल्टीपल फोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी होने लग जाती है, जिसको हम PML बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी। फिर विसरल HSV इन्फेक्शन हो जाएगा, साइटोमेगालोवायरस हो जाएगा, रेटिनाइटिस हो सकता है, और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड, ये सभी अफेक्ट होके एक सीवियर स्टेज पे पहुंचने लग जाते हैं। उसके बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस प्लस जितने भी हमारे लिम्फोमा हैं वो हो सकते हैं, हॉटकिंग और नॉन हॉटकिंग टाइप के, यानी इन्वेजिव सर्वाइकल कार्सिनोमाज हो सकते हैं, सिम्टोमेटिक HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी हो सकती है, कार्डियोमायोपैथीज हो सकती है। तो ये सब HIV की क्लिनिकल स्टेजिंग में आई है अकॉर्डिंग टू WHO। हमने इतना सब कुछ देखा, अब हम ये देख सकते हैं कि हमें जो ट्रीटमेंट है वो कैसे और कब स्टार्ट करना है। तो ये बेसिकली क्लिनिकल स्टेजिंग के बेसिस पे ही होता है। तो अगर HIV इन्फेक्टेड कोई भी अडल्ट है या एडोलसेंस है और स्टेज 1 और 2 में है, यानी स्टेज 1 और 2 के अंदर है और हमें डिटेक्शन हो गया और CD4 सेल्स उसकी लेस देन 500 है, तो हमें ART स्टार्ट करवा देनी है। और अगर स्टेज 3 और 4 में डिटेक्ट होता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ CD4 सेल्स काउंट हमें स्टार्ट करवा ही देनी है ART। अब जितने भी प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस हैं किसी भी स्टेज में है तो उसकी ART स्टार्ट करवानी है इररिस्पेक्टिव ऑफ CD4 सेल काउंट। लेकिन अगर किसी पेशेंट को HIV TB भी है और उसके साथ साथ HIV के साथ साथ TB हो गया है, मतलब TB के साथ साथ HIV हो गया है, ऐसा कुछ है, मतलब को इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो हम क्या करेंगे, हमें पेशेंट विद HIV एंड TB को इन्फेक्शन या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है या फिर पल्मोनरी TB है, तो हमें क्या करना है, ART स्टार्ट करा देनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ CD4 सेल काउंट। लेकिन हमें क्या करना है, पहले ATT करेंगे, यानी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चल रहा होगा, स्टार्ट ATT फर्स्ट, इनिशिएट ART एज अर्ली एज पॉसिबल बिटवीन 2 वीक्स और 2 मंथ, यानी पहले तो ATT स्टार्ट करवा देंगे, उसके बाद ART स्टार्ट कराते हैं 2 वीक से 2 मंथ के बीच में। लेकिन जिस पेशेंट की CD4 सेल्स बिलो 50 पहुंच जाती है तो ART उनको पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ ATT कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। तो हमें इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट क्लिनिकल मॉनिटरिंग करनी चाहिए जिस पेशेंट की इतनी कम हो गई। ये गाइडलाइंस नाको के अकॉर्डिंग है। और वैसे अगर हम ART की डोज देखें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो वो डिफरेंट होती हैं और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन या फिर नॉर्मल अडल्ट के लिए वो अलग होती हैं। तो आई होप, थैंक यू, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।